Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now this is the part 2 of this chapter, population composition. इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आप ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैटर करेगा चैप्टर पार्ट 1 का। ठीक है, सो थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 है ये, और इसके अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एज सेक्स पिरामिड से, जिसे आप हिंदी में आयु लिंग अनुपात बोलेंगे। दैट मीन्स आयु लिंग अनुपात का मतलब ये भी है कि जिस तरीके से हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को जानने की कोशिश करते हैं तो उनमें से ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि इससे हमें डिफरेंट एज ग्रुप के साथ साथ हमें मेल्स एंड फीमेल्स की जनसंख्या के बारे में या नंबर्स के बारे में पता चलता है। इससे ये होता है कि इससे हम बहुत आसानी से जो जनसंख्या की विशेषताएं हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, अगर वर्किंग क्लास पीपल हैं या क्या कहते हैं 60+ पीपल हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि 20 से 30 एज ग्रुप के लोग हैं, तो मतलब उनमें से कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं ये भी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो सिंपल सी बात है, हमें बस यूथ तो नज़र आएगा लेकिन यूथ में कितनी मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं हमें ये नज़र नहीं आएगा। इसलिए हमें एज सेक्स पिरामिड को भी समझने की ज़रूरत होती है। और आप देखेंगे कि आपकी किताब के अंदर जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स में आपको देखने की आप कोशिश करेंगे, फिगर बना हुआ है 3.1 एंड 3.2 एंड 3.3। दोस्तों इसके अंदर ये बताने की कोशिश करेगी अलग अलग कंट्री के हिसाब से कि कहाँ पे जनसंख्या ख़त्म हो जाती है, कहाँ पे आप देखेंगे स्थिर रहती है यानी कि बिल्कुल रुकी हुई रहती है, और कहाँ पे फ्लक्चुएट यानी कि बढ़ रही है या एकदम से घट रही है, वो होने को हमें देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा पार्ट आप पढ़िए, आपको समझने को मिलेगा दूसरी कंट्रियों के साथ क्या होता है। ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे दूसरा रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, जैसे आप हिंदी में ग्रामीण शहरी घटक, यानी कि किसी भी जनसंख्या में, चाहे आप इंडिया की ले लीजिए चाहे आप यूरोप की बहुत सारी कंट्री की ले लीजिए, तो उन सभी को आप देखेंगे कि हम रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के बेस पे भी हम देखेंगे कि उनकी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसा होता है। क्योंकि ये जो डिविजन्स है ना, इसको समझना हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे पता चल सके कि कितने लोग गांव में रह रहे हैं और कितने लोग शहर में अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मतलब अगर गांव के लोग रह रहे हैं तो अपना लिवलीहुड कैसे खा रहे कमा रहे हैं, और जो शहर के लोग हैं तो वो अपना लिवलीहुड कैसे खा रहे कमा रहे हैं, ये फैक्टर मैटर करेगा। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर मैटर करेगा, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि उनका जो सोशल लाइफ होगा वो ग्रामीण लोगों का, गांव के लोगों का अलग होगा, शहर के लोगों का अलग होगा सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर, है ना। तो इसलिए हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन होती है किसी भी कंट्री के लिए, तो उसमें से भी हमें ये पता चल जाता है कि उनका वर्किंग क्लास कैसा है, उनकी डेंसिटी कैसी है, और उसके बाद उनका एज सेक्स पिरामिड कैसा है। इससे क्या होगा कि अगर जो गांव के जो सरकारें होंगी या रूरल इलाकों में जो सरकारें चल रही होंगी तो उन्हें समझ में आएगा कि इन लोगों का ग्रोथ कैसा हो सकता है। ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि ग्रामीण और नगर में अगर दोनों में मेन डिफरेंस देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं वो वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब गांव के इलाकों में जो रहते हैं रूरल इलाकों में, वो देखेंगे आप कि वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में डीपली डिस्कशन आने वाले चैप्टर्स में भी होगा, लेकिन आप याद रखिएगा नेचर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो काम होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है। एग्रीकल्चर उनमें से कैसा एग्जाम्पल है। एंड दूसरा अगर हम बात करेंगे अर्बन क्लास के अंदर, तो अर्बन क्लासेस जो होती है वो रूरल से इसलिए अलग होती है क्योंकि नॉन प्राइमरी एक्टिविटी करती है। वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में जैसे फैक्ट्री चलाना, बिजनेस करना, पढ़ाना, है ना, उसके बाद लैपटॉप जैसी सिचुएशन को ठीक कर देना, तो ऐसे बहुत सी नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। तो दोस्तों रूरल और अर्बन, आपको क्या लगता है सर भारत के अंदर ही रूरल और अर्बन क्षेत्र है? नहीं, ये यूरोप के अंदर भी है, एशिया के अंदर भी है।
यानी कि हर किसी कंट्री के अंदर रूरल और अर्बन की सिचुएशन अलग अलग है। मेल्स एंड फीमेल्स डोमिनेंट उससे इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारे एशिया जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे आपको फीमेल्स की संख्या ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग काम की तलाश में दिल्ली जैसे इलाकों में चले जाते हैं, है ना। तो अब ये ग्लोबली आप समझने की कोशिश ये करेंगे कि अफ्रीका के देश की तुलना में और एशिया के देश की तुलना में यूरोप के देश जो हैं वो क्या कहते हैं, जो आपका सेक्स रेशो होता है उससे बहुत डिफरेंस भी होते हैं, और साथ साथ में उनका रूरल और अर्बन जो कॉम्पोजिशन होता है पॉपुलेशन का वो भी बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रियाँ होती हैं, जो पश्चिम यूरोप की जो कंट्रियाँ होती हैं, उसमें फीमेल्स जो मेल्स होते हैं ना उनकी संख्या कम है गांव के अंदर, और शहरों के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है हमारी कंट्री के हिसाब से। हमारी कंट्री के हिसाब में अगर आप देखेंगे कि एशिया की अगर आप बात करेंगे तो गांव के इलाकों में आपको संख्या ज़्यादा मिलेगी फीमेल्स की, क्योंकि शहरों में कोई भी मेन जो होता है वो शहरों में सिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ काम की तलाश में जाता है, और वो वहाँ पे अकेले रहेगा तो पैसे बचा सकता है, क्योंकि रहने की कमी होती है और वहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। शहरों में नौकरियाँ भी नहीं मिल पाती है, महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं मिल पाती है, और इसीलिए सिटीज़ में जो क्या कहते हैं कोई भी व्यक्ति होता है गांव का, वो सिटीज़ में काम करने जाता है, पैसा कमाने जाता है, और वो पैसा बचा के फिर वो गांव में लाता है। तो मैं इसका टॉपिक पे हमने पहले डिस्कशन कर ली थी, मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर इलाके में किसी भी फीमेल्स का ज़्यादा होना डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर, हमारे भारत के अंदर दिल्ली के अंदर और यूपी में बहुत कंपैरिजन है। यूपी में आपको फीमेल्स की संख्या ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि फीमेल्स यहीं पे रह के काम करती है, और इनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो दिल्ली में आके काम करने लग जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेंस की जो सिचुएशंस है वो कम हो गई, और यहाँ पे मेंस ग्रोथ ज़्यादा हो गया, है ना। तो आप इससे भी देख सकते हैं किसी भी कंट्री के बारे में कि रूरल और अर्बन कॉम्पोजिशन कैसा होता है, दैट मीन्स उनका ग्रामीण और शहरी इलाका कैसा होता है, ठीक है। तो ये मैटर करेगा। आई होप यू गॉट सम इंफॉर्मेशन। और आगे बात करते हैं अब लिटरेसी रेट की। तो जैसे कि आप सभी को पता है पॉपुलेशन जो है वो हर चीज़ का फैक्टर्स है। पॉपुलेशन जो है मेन इंग्रेडिएंट्स उसके अलग अलग हो सकते हैं। लिटरेसी रेट के अंदर हमने पहले भी ये डिस्कशन करने की कोशिश करी थी किसी कंट्री के अंदर कि भाई स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा है, फैसिलिटी उन पे कैसे खर्च करनी है, कितने लोग अमीर है गरीब है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, उन पे कैसे क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उन पे कैसे होगी, क्योंकि एजुकेशन ही सब कुछ क्या कहते हैं किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है एजुकेशन लेवल पे, ठीक है ना। तो किसी भी देश की जनसंख्या की अगर मैं बात करूं कि उनका रहन सहन कैसा है, उनका क्या कहते हैं जो फीमेल का स्टेटस कैसा है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे काम कर रही है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, सरकार की नीतियाँ कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी चल रही है, ये सब कुछ आप अगर आप देखेंगे तो इन सभी नीतियों से पता चलता है कि उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, उनका लिटरेसी रेट कैसा है। क्योंकि अगर ये सारी सेवाएं किसी भी कंट्री के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है तो इसका मतलब उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है। अगर ये सारी चीज़ें उनकी कंट्री के अंदर सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रही है, इसका मतलब उनका एजुकेशन लेवल ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन लेवल ऐसे नापा जाता है कि जो लोग 7 साल से बड़े हैं, 7 वर्ष से बड़े हैं, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेन्स हो, तो यहाँ पे फीमेल्स और मेल्स के कंपैरिजन में बस वो 7 साल से बड़ा होना चाहिए बच्चा। वो बस हल्का सा पढ़ सके, हिंदी पढ़ सके हैं, और वो हिंदी इंग्लिश लिख सके और छोटी बहुत कैलकुलेशन कर सके, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा पढ़ा लिखा कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं इससे लिटरेसी रेट जो है हमारी कंट्री के अंदर नापा जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों आपको ये बताना है हमारी कंट्री का, हमारी पूरी कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो कैसा है, ठीक है, यानी कि साक्षरता दर जिसे आप बोलते हैं लिटरेसी रेट वो कैसा है, और इवन इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है।
ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें आ गए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, और उसके बाद इंडिया के अंदर कोई स्टेट अगर है उसका लिटरेसी रेट सबसे ऊपर है तो वो कौन सा स्टेट है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, समझ में आएगा आपको। अच्छा, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब बहुत से लोग चाहे वो गांव के अंदर रह रहे हो चाहे वो शहरों के अंदर रह रहे हो, लेकिन आप देखेंगे कि वर्किंग क्लास पीपल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, काम करने वाली। 15 से 59 उम्र की एज के बच्चे ही वर्किंग क्लास होते हैं, और आप देखेंगे कि यही बहुत बड़ा समूह है जो काम धंधे में लगा हुआ है। चाहे अब वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे वो सर्विस का काम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का काम हो, या कैसा भी काम हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास पीपल ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वर्किंग क्लास पीपल सिर्फ और सिर्फ इन 4 टाइप वर्क के अंदर लगी हुई है। जैसे आप प्राइमरी एक्टिविटी, उसके बाद आप मैन्युफैक्चर सेकेंडरी एक्टिविटी, सर्विस थर्ड एक्टिविटी, एंड कॉर्डिनरी फोर्थ एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी ही आप देखने की कोशिश करेंगे। और इसके ऊपर दोस्तों आने वाले चैप्टर के अंदर स्पेशल वीडियो बनेगी। और किसी भी कंट्री के लिए ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उसकी देश की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ कितना कितना काम कर रही है, वो किन ऑक्यूपेशन के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो इससे इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि किसी भी देश के लिए इजी से कैलकुलेट किया जा सकता है कि उनका जो क्या कहते हैं देश का डेवलपमेंट है वो कैसा होगा। मतलब कितना सर्विस के ऊपर खर्च हो रहा है, कितना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर खर्च हो रहा है, कितना एग्रीकल्चर पे खर्च हो रहा है, और कितना दूसरी चीज़ों के अंदर खर्च हो रहा है। तो उससे देश के जीडीपी ग्रोथ के बारे में और देश के इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में पता चल पाएगा कि कितना परसेंट कौन सा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के डेवलपमेंट के लिए, और कहाँ कमी है किसी भी देश की सरकार के लिए, सरकार वहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेगी। इसलिए हमें किसी भी जनसंख्या का, किसी भी देश की जनसंख्या का एक जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है वो जानना ज़रूरी होता है। इससे पता चलेगा कि देश में आने वाले समय पे हमें कितनी परसेंट जॉब क्रिएट करनी है ना। उसके बाद जॉब क्रिएट करने के बाद कितना यूथ किस काम में लगेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें हम फोकस करते हैं। सो आई होप यू गॉट सम इंफॉर्मेशन। और अगर आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको आने वाले समय में वो भी मिल जाएंगे हमारे ई-पाठशाला blog.com वेबसाइट पे। सो दिस इज इट इन दिस पार्ट एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।